जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करने वाले हैं आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी कि मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न हैं, दोनों को हमने मिक्स करके उठाए हैं। ये सभी एग्जाम यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको प्रश्न 110% देखने को मिलेगा। ये क्लास आपकी डेली शाम को 7 बजे होती है, तो इसके साथ ज़रूर जुड़ें। हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। बाबरनामा, तो बाबरनामा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबरनामा जो है ये बाबर की आत्मकथा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको याद रखना है सर बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में सर? तुर्की भाषा में लिखी गई। तो लेडन और रस्किन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, याद रखें। किसने? लेडन और रस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ए इस क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? अच्छा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। राइट आंसर क्या होगा? मुगल काल में राजा बनाने वाले थे हुसैन अली अब्दुल्ला, नासिर खान जकारिया खान, हुसैन शाह अब्दुल हुसैन या मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैद। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, हुसैन अली और अब्दुल्ला। याद रखेंगे, राजा बनाने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न अगला। कह दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? ये दारा सिकोह आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक विद्वान था, याद रखेंगे। दारा सिकोह ये शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो वो दारा सिकोह को ही, मतलब मृत्यु होने वाली थी तो दारा सिकोह को ही गद्दी पर बैठाना चाहता था, लेकिन धर्मट के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होने के बाद इसकी सत्ता चली गई और दिल्ली में इसको दफनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। दिल्ली में दारा सिकोह को दफनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? प्राचीन भारत का बेहतरीन प्रश्न है। क्या कौन सा सुमिलित नहीं है? 16 जनपद आपने देखे होंगे, उन जनपदों की आपको जनपद दिए गए और राजधानी दी है। इनका वर्ण हमें कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अच्छा, अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन आपको दो ही कंफ्यूज करेंगे, एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। तो आपको हमेशा याद रखना जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का पार्ट है, ठीक है। 16 महाजनपद हमारे थे, याद रखेंगे। अच्छा, अंग की चंपा राजधानी थी, बिल्कुल सही है। वत्स की कौशाम्बी थी, याद रखेंगे। मत्स्य की विराटनगर थी, लेकिन आपको यह बात याद रखनी है जो कौशल थी, कौशल की राजधानी से श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती जहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे किसने? गौतम बुद्ध ने। फिर अहिच्छत्र ये सर किसकी थी? अब ये भी पूछेंगे कि सर अहिच्छत्र किसकी थी, तो आपको याद रखना जो अहिच्छत्र थी ये उत्तरी पंचाल की थी। उत्तरी पंचाल, ठीक है, उत्तरी पंचाल। अहिच्छत्र उत्तरी पंचाल की थी, ठीक है। पंचाल जो था 2 भागों में बटा हुआ था। अच्छा, याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? देखिए, गुप्त काल में आपको तीनों मुद्राएं देखने को मिलेंगी, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को सर दीनार कहा जाता था, ठीक है। याद रखेंगे, दीनार कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, गुप्त काल में एक मुद्रा चलती थी जिसे रुपयक कहा जाता। क्या सर? रुपयक कहा जाता था। तो बताना है किन मुद्राओं को रुपयक कहा जाता था गुप्त काल में, बताएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय मतलब ज्ञान को प्राप्ति हुई थी, ये आपको बताना है। किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अच्छा, जब ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई तो क्या होता है? कहाँ पर हुई सर? कहेंगे बोधगया में हुई। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है बोधगया। एक मिनट, कहाँ हुई सर? बोधगया में हुई। तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोधगया किस नदी के किनारे था जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। राइट आंसर इजुपालिका नदी होगा, ठीक है। इजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, याद रखेंगे। और जो महावीर जैन थे उनको पुनपुन नदी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? आपको पता होगा जिंदा पीर के नाम से कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु आपके एग्जाम में 10 बार आई है। 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद मुगल काल डगमगाने लगा था, इसलिए इसकी मृत्यु कई बार आपके एग्जाम में आई। 1707 में इसकी मृत्यु होती है। धर्मट का युद्ध ये भी कई बार आया है, तो आपको याद रखना ये औरंगजेब के घरेलू युद्धों में से एक है। मतलब घरेलू संबंध कहने का मतलब जब राजगद्दी को लेकर युद्ध होते थे तो धर्मट का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। क्या किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बताएंगे। मतलब जो भारत के व्यापारिक एकाधिकार थे चीन के साथ, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहने का मतलब समाप्त कर दिया था। ऑप्शन आपको ये रहा,
1813 के चार्टर अधिनियम में, 33 के अधिनियम में, 53 के अधिनियम में या 73 के अधिनियम में? तो आपको हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा? 1813 के चार्टर एक्ट में। कब सर? 1813 के चार्टर एक्ट में। अच्छा, और 1813 के चार्टर एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, वो भैया कहाँ का गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल बना था, याद रखेंगे, भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और 1773 के चार्टर एक्ट में, 1773 के चार्टर एक्ट में याद रखना है, जो बंगाल का गवर्नर था फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग, भी याद रखेंगे। कब? 1773 के चार्टर एक्ट में। अच्छा, 1858 में जो भारत का गवर्नर जनरल था फिर भारत का वायसराय बन गया था, आपको ये भी बात याद रखें। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है आपको। लाहौर प्रस्ताव, फजलुल हक, पीरपुर रिपोर्ट, राजा मोहम्मद मेहदी, बिल्कुल सही है। जनता की योजना, ये विनोबा भावे, गलत हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो तीसरा आपका सुमेलित नहीं है और यही आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात, राइट आंसर वस्त्र होगा, ठीक है। तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वस्त्र में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिम घाट के संबंधों में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, बताना है क्या होगा राइट आंसर। पश्चिमी घाट, देखो पश्चिमी घाट के संबंध में एक निम्न कथनों पर विचार करना है। यह एक भ्रंशोत्थान पर्वत है। दूसरा आप कह रहा है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता है और पठार है, मतलब इसका जो पूर्वी ढाल है क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पश्चिमी घाट को आप जानते होंगे, इस प्रकार ये वाला पश्चिमी घाट आपका पड़ता है, ठीक है। तो इसको सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर सह्याद्री क्यों कहा जाता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई पर्वत होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपका कोई भी पर्वत होता है, लेकिन हज़ारों साल पहले कोई प्रक्रिया घटी, कोई क्रिया घटी और इसका जो ये वाला भाग कटकर कहाँ गिर गया? समुद्र में गिर गया, क्योंकि आपको इधर अरब सागर दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग था कटकर गिर गया। तो अब आपको सिर्फ इस प्रकार ये दिख रहा है और इस प्रकार भारत का प्रायद्वीप बन रहा है। तो जो ये प्रकार है, इसी प्रकार यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक इस प्रकार से ये उठा हुआ भाग है, तो इसीलिए इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। तो इसलिए एक भ्रंशोत्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, बिल्कुल ये भी बात सही है। और उत्तरी जो खंड है लावा बेसाल्ट, बिल्कुल, क्योंकि आपको यहाँ पर दक्कन के पठार में क्या बेसाल्ट चट्टाने लावा के मिलेंगे और ऊपरी इलाका तो बेसाल्ट से बना ही है। तो आपका ये भी तीसरा भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है, ये वो प्रश्न एग्जाम में है जो आपको आते हैं एग्जाम में और आप लोग छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं आपके लिए आज हाजिर हुआ हूँ। ऐसे ही प्रश्नों के लिए डेली शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़े, बेहतरीन प्रश्न होते हैं। क्या निम्नलिखित में से बताना है किस फसल की रोपाई की जाती है? सरसों, गेहूं, धान, मक्का, बताइए। राइट आंसर क्या होगा सर? धान। धान ये खरीफ की फसल है, याद रखेंगे। किसकी फसल है सर? खरीफ की। धान किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, आपको याद रखना है, ठीक है। फसल की रोपाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के जलप्रवाह के कारण सर्वाधिक, मतलब किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्न में से आपको बताना है नदियों में से। महानंदा के बारे में एक बात हमेशा पूछी जाती है, क्या सर पूछी जाती है? कि गंगा में मिलने वाली सबसे आखिरी नदी, सबसे आखिरी नदी तो क्या बोलेंगे सर? महानंदा। सबसे गंगा में मिलने वाली सबसे आखिरी नदी महानंदा हो जाएगी। राइट आंसर सोन होगा। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर यमुना की सहायक नदी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर में बहते हुए, नहीं यमुना की सहायक नहीं, सॉरी, ठीक है, ये सोन नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा माझमपुरा बांध किस नदी पर अवस्थित है? माझमपुरा बांध ये माझमपुरा में ही स्थित है, याद रखेंगे। तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक बांध आपको हमेशा याद रखना, मुल्ला पेरिया। चलिए मैं आगे बताता हूँ, आगे ऑप्शन है। नेक्स्ट, कह रहा चेरुथानी बांध किस नदी पर बनाया गया? बोलेंगे चेरुथानी बांध किस नदी पर बनाया गया? पेरियार नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे मुल्ला पेरियार बांध कहते हैं। क्या सर कहते हैं? मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार बांध। चलिए, क्यों सर ये चर्चा में है? ये पड़ता तो आपको केरल में है, ठीक है, केरल में ये है। इसको लीज पर किसने ले रखा है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने इसको लीज पर ले रखा है। तो आपको याद रखना है ये विवाद में चल रहा है, तो करंट में चल रहा है, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है, तो बताएंगे केरल में। किस नदी पर स्थित है, तो बताएंगे पेरियार नदी पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेरुथानी बांध भी कहाँ पर हो जाएगा? पेरियार नदी पर हो जाएगा, याद रखेंगे। विकल्प ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
ये रहा। क्या सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? बताएं, ये तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है, राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहाँ पर सर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है, याद रखेंगे, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सोना कोलार की खानों में, बिल्कुल सही। कोयला झारिया में, हीरा पन्ना में, लेकिन लोह अयस्क गंटूरी आपकी गलत बात है, यही आपका राइट आंसर हो जाए। दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। सुमेलित नहीं है पूछा गया था, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, छपने वाले प्रश्नों में से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। करा पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादन देश कौन सा है? इराक है, ईरान है, या सऊदी अरब, या लेबनान? बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प उत्तर इसका सी हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है ये एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व का सर्वाधिक काफी उत्पादक देश कौन सा है? ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। विश्व का सर्वाधिक काफी उत्पादक राज्य देश कौन सा है? तो राइट आंसर ब्राजील होगा। अच्छा, ब्राजील। ब्राजील में काफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं, याद रखें। क्या कहते हैं सर? फजेंडा कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर? ब्राज़ील में एक बंदरगाह जिसे सेंटोस बंदरगाह, क्या सर कहते हैं? सेंटोस बंदरगाह कहते हैं। इसको कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में ही स्थित है, सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है, याद रखेंगे। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख संसाधन रूस का नहीं है? निम्नलिखित में से रूस का प्रमुख संसाधन कौन सा नहीं है? कोयला, हीरा, लोह अयस्क, यूरेनियम। तो राइट आंसर सर क्या होगा? यूरेनियम। अच्छा, यूरेनियम फिर है कहाँ? तो यूरेनियम में आपको याद रखना नंबर 1 पर आता है यूरेनियम में कजाकिस्तान। क्या आता है सर? कजाकिस्तान, याद रखें। क्या सर? कजाकिस्तान आता है नंबर 1 पर, ठीक है। नंबर 2 पर आता है आपका कनाडा, याद रखेंगे भाई, यूरेनियम में। नंबर 3 पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या सर? ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ये नंबर 3 पर आता है, किसमें? यूरेनियम के उत्पादन में, याद रखेंगे। तो ये 3 देश आपको याद रखना है। बाकी हीरा के लिए बोत्सवाना जाना जाता है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, अफ्रीका का देश है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? यूरेनियम। यूरेनियम में रूस मतलब क्या प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, तो यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कहाँ पर लिग्नाइट के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं, ये बुझा कह रहा नहीं पाए जाते हैं लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं पाए जाते हैं। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी। राइट आंसर क्वेश्चन का दूसरा होगा। झारखंड में लिग्नाइट के भंडार नहीं पाए जाते हैं, याद रखेंगे। तो बेहतरीन प्रश्न है जो भी अभी तक करवाए हैं मैंने, और सभी बेहतरीन प्रश्नों के लिए ऐसे ही डेली 7 बजे हमारे साथ शाम को जुड़ें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर होता हूँ। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये प्रश्न 110% देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? देखिए, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ये जब आपस में आकर मिलती हैं तो एक यहाँ पर बैंक बनती है। ये जो बैंक बनती है ये क्या सर होती है? ये मछली उत्पादन के लिए बहुत जानी जाती है, मछली उत्पादन के लिए। तो मछली उत्पादन के लिए कौन सी विश्व में प्रसिद्ध है? डॉबर बैंक। कौन सी बैंक? डॉबर बैंक प्रसिद्ध है, याद रखें। कहाँ पर है? उत्तरी सागर में स्थित है। कहाँ पर? आप चले जाएंगे उत्तरी सागर, यूके के पास उत्तरी सागर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर डॉबर बैंक स्थित है। गर्म ठंडी जलधारा मिलती हैं, वहाँ पर ही निर्माण होता है किसका? डॉबर बैंक का। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या होगा? ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा जो है गर्म जलधारा है, याद रखना। गर्म जलधारा ब्राज़ील की धारा। कौन सा पूछा? गर्म जलधारा। आपने लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम पढ़ा होगा, तो गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम ये कैसी है? गल्फ स्ट्रीम कैसी है सर? गल्फ स्ट्रीम जो होती है ये आपकी कैसी है? गर्म जलधारा है, याद रखेंगे। कैसी? गर्म जलधारा। अच्छा, इनका निर्धारण कैसे होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, ये मान लिया आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है बीचों बीच से। अब बताइए, भूमध्य रेखा पर तो तापमान आप जानते हैं ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा, तो भूमध्य रेखा से जो इधर को जाएंगी उत्तर की ओर, और जो दक्षिण की ओर जाएंगी ये गर्म जलधारा होती हैं। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म जलधारा, और जो ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की ओर आती हैं वो भैया ठंडी, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ होता है, तो ध्रुवों से जो ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। शाम को 7 बजे मिलना ना भूलें। अगले ही वीडियो में लगातार ऐसे ही प्रश्नों की एक टॉपिक फिर से उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।